पिंकू, तुमको कितनी बार कहा हमारे साथ रहो, लेकिन तुम हो कि इधर उधर हो जाते हो। क्या माँ, जब देखो मुझे डांटती रहती हो। अब मैं छोटा बच्चा थोड़े ही हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बदमाश शिकारी। विकराल सिंह एक बदमाश शिकारी था। उसके दिल में जानवरों के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं थी। निर्दोष जानवरों का वो शिकार करता, कभी उनकी खाल को ऊंची कीमत पर बेचता, तो कभी जानवरों को जाल में फंसाकर कसाई को बेच दिया करता था। सुबह से दोपहर होने को आई, आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा है। मैंने शहर के जानवरों के सौदागर से हिरण की खाल का वादा किया है, कुछ पैसे एडवांस भी ले लिए हैं। अगर हिरण का शिकार आज नहीं किया तो भारी मुसीबत हो जाएगी। विकराल सिंह खुद से बातें भी कर रहा था और घात लगाकर हिरण का भी इंतजार कर रहा था। लेकिन शाम होने को आई, एक भी हिरण उसके हाथ नहीं लगा। ये जानवर लोग भी आजकल कुछ ज्यादा ही चालाक हो गए हैं। विकराल सिंह ये सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में हिरण के पाँव की आवाज आई। विकराल सिंह पत्तों की आड़ में छिप गया। उसने देखा कि कुछ हिरण उसकी ओर ही आ रहे हैं। चलो, दिन भर के इंतजार का फल मीठा होने वाला है। ये कहकर उसने हिरण की ओर अपनी बंदूक तान दी। हिरणों के उस झुंड में चिंकी हिरण अपने छोटे से बच्चे पिंकू हिरण के साथ थी। वो बार बार उसे समझा रही थी। पिंकू, तुमको कितनी बार कहा हमारे साथ रहो, लेकिन तुम हो कि इधर उधर हो जाते हो। क्या माँ, जब देखो मुझे डांटती रहती हो। अब मैं छोटा बच्चा थोड़े ही हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। पिंकू, जितना बोला है वो सुनो। देख रहे हो ना, शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। लेकिन पिंकू ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और उनका ध्यान जरा सा क्या उससे हटा, वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। माँ भी ना, जब देखो अपनी चलाती रहती है। अरे मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी अकेले घूमने का मन करता है। पिंकू अपनी माँ से दूर तो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आने वाले खतरे के कितना नजदीक हो गया है। पत्तों की ओट में छिपे विकराल सिंह ने कब से उस पर अपनी नजर बना रखी है। ये हिरण का बच्चा है तो छोटा, लेकिन मार्केट में इसकी ही डिमांड है। इसके खूब सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा हुआ ये अपने झुंड से बाहर हो गया, अब मैं आराम से इसका शिकार कर सकता हूँ। ये सोचकर विकराल सिंह ने एक बार फिर से बंदूक का निशाना पिंकू हिरण की ओर लगाया। पिंकू हिरण उस समय जंगल के बीचों बीच स्थित तालाब के किनारे खड़ा अपनी तस्वीर पानी में देख रहा था। मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ आज, बिल्कुल हीरो की तरह। मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा। लेकिन तभी अचानक विकराल सिंह की बंदूक से निकली गोली पिंकू को जा लगी। पिंकू दर्द से चीख उठा। माँ, माँ! पिंकू हिरण की चीख की आवाज से उसकी माँ चिंकी हिरण का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे, ये तो मेरे पिंकू की आवाज है। क्या हो गया उसे? कितनी बार कहा उसे कि हमारे साथ रहे, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं। पिंकू, पिंकू, कहाँ है बेटे? पिंकू! चिंकी हिरण आवाज की दिशा में भागने लगी, लेकिन तभी झुंड के कुछ और हिरणों ने उसे पकड़ लिया और कहा, चिंकी, चिंकी पागल मत बनो। तुम्हारे बेटे को जरूर शिकारी ने गोली मारी है। अगर तुम उसके पास जाओगी तो वो तुम्हें भी मार देगा। अरे मार देगा तो मार देगा, मैं एक माँ हूँ। मैं अपने बेटे को इस तरह मुसीबत में कैसे छोड़ दूँ? ये कहकर वो कुलांचे भरते हुए फिर से अपने बेटे की चीख की दिशा में भागने लगी। उधर पिंकू हिरण गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया था। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? पिंकू हिरण ने एक जोरदार चीख लगाई और वो उस तालाब में बेहोश होकर गिर पड़ा। तालाब के अंदर मछली राज मोहन की नजर पिंकू पर पड़ी। अरे, ये पिंकू है। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त चिंकी का बेटा है। हे भगवान, ये इसे क्या हो गया? लगता है उस बदमाश शिकारी ने इसे गोली मारी है। मछली राज मोहन ने तालाब के अंदर की सारी मछलियों को इकट्ठा किया और कहा, मेरी दोस्त मछलियों, सुनो, ये मेरी दोस्त का बेटा है। इसकी हालत तो तुम लोग देख ही रही हो। इसे गोली लगी है और मुझे पता है कि इसे ये गोली उस शिकारी विकराल ने ही मारी है, जो हम जानवरों का दुश्मन है। पहले भी वो कई बार हमारे कई दोस्तों को अपने जाल में फंसा कर ले गया है।
हमें इसकी जान तो बचानी ही है, साथ ही इसे यहाँ छिपा कर भी रखना है, क्योंकि वो विकराल सिंह इसे लेने इस और ही आ रहा होगा। मछली राज की बातों को सुनकर तालाब की सारी मछलियों ने कहा, आप बताएं हमें क्या करना है। हमें तालाब के अंदर जो पौधे हैं उसका लेप बनाकर इसके घाव पर लगाना है, लेकिन उसके पहले हमें इसकी गोलियों को निकालना है ताकि गोलियों का जहर इसके पूरे शरीर में नहीं फैले। मछलियों ने तुरंत ही गोलियों को निकालना शुरू किया। पिंकू अभी भी बेहोश ही था। कुछ मछलियों ने तालाब के नीचे जड़ी बूटी वाले पौधों की पत्तियों को तोड़ा और उसका रस निकालकर पिंकू के घाव पर लगाया। हाँ, कुछ देर में इसे होश आ जाएगा और कुछ देर बाद ही वो शिकारी भी आ जाएगा, लेकिन इस बार उस शिकारी को हमें मजा चखाना ही होगा। उधर पिंकू की माँ तालाब के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका बेटा उसे नहीं दिख रहा था। आवाज तो यहीं से आई थी, लेकिन मेरा पिंकू तो नहीं दिख रहा यहाँ। पिंकू! तालाब के अंदर मछली राज ने अपने दोस्त की आवाज सुन ली। अरे, ये तो चिंकी की आवाज है। लगता है वो पिंकू को खोजते खोजते यहाँ आ गई है, लेकिन उसने गलती कर दी है। वो शिकारी इस तरफ ही आ रहा होगा। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मछली राज कुछ सोच पाता उससे पहले ही शिकारी विकराल सिंह वहां आ पहुंचा। अरे, वह हिरन का बच्चा कहाँ गया? मैंने तो उसे गोली मारी थी, कहीं भाग तो नहीं गया वो? तेरी की मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लेकिन तभी विकराल सिंह की नजर चिंकी पर गई। ओ तेरी, इसे कहते हैं किस्मत। एक शिकार हाथ से गया तो दूसरा खुद आ गया शिकार बनने। मेरी किस्मत है ही एकदम जबरदस्त टाइप। चलो, इसे ही गोली से उड़ा देता हूँ। ये सोचकर विकराल सिंह ने चिंकी की ओर बंदूक तानी और उसने गोली चला दी। उसके बाद एक जोरदार चीख वहां गूंजी, लेकिन वो चीख चिंकी की नहीं, खुद विकराल सिंह की थी। उसके शरीर में कई सारे कांटे चुभे हुए थे और वे कांटे मछलियों के थे। उन कांटों के कारण ही उसकी गोली का निशाना चूक गया था। ये कांटे कहाँ से आकर चुभ गए मेरे शरीर में? बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ रे! विकराल सिंह लगातार चीखे जा रहा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। चिंकी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी मछली राज पानी से बाहर आया। चिंकी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस शिकारी को हम ऐसी सजा देंगे कि ये आज के बाद कभी जंगल की ओर आने की सोचेगा भी नहीं। और हाँ, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। मेरे सारे मछली दोस्त उसे तुरंत बाहर लेकर आने वाले हैं। वो ये बोल ही रहा था कि तालाब की कई सारी मछलियाँ पिंकू को लेकर बाहर आ गईं। उसे देखकर चिंकी ने उसे गले लगा लिया। माँ मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और मैं मुसीबत में फंस गया। माँ देखो ना, कितना बड़ा घाव मेरे पेट पर हो गया है। उसके घाव को देखकर चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे सहलाने लगी और कहा, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। इस बीच विकराल सिंह उन सभी की नजरों से बचकर भागने की सोच रहा था, लेकिन तभी मछली राज की नजर उस पर पड़ी। मेरी मछली दोस्तों, इस दुष्ट को भागने नहीं देना है। हमला करो इस पर। उसके बाद तो मछलियों ने विकराल सिंह पर अपने नुकीले कांटे किसी भाले की तरह एक बार फिर से उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिए। वो कांटे उसे चुभने लगे। अरे छोड़ दो रे! अरे बाप रे! अरे बहुत दर्द हो रहा है। हाय! अरे ये कांटे तो सुई की तरह चुभ रहे हैं। अरे बचाओ रे! कोई बचाओ रे! विकराल सिंह वहीं ढेर हो गया। उसे उसके किए की सजा मिल गई। अरे यार, खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। दुष्ट इंसान, पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। ड्रीमलैंड जंगल में एक अपाहिज सारस रहता था। जहाँ एक पंख से अपाहिज होना उसकी कमजोरी थी, वहीं उसकी एक ताकत भी थी। उसकी चोंच किसी तलवार जैसी पैनी थी। इसलिए जब भी सारस सैर को जाते थे, वो उनके बच्चों की रखवाली किया करता था। एक बार तालाब के पास एक लकड़बग्घा नजर आया। सारस चाचा,
इस लकड़बग्घा से लड़ना बहुत खतरनाक होगा। आप भाग जाइए यहाँ से। अगर मैं भाग जाऊंगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? मैं नहीं जाने वाला। इतने में लकड़बग्घा उनके करीब आ चुका था। बस 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 करो, आपस में झगड़ो नहीं। मैं पहले छोटे छोटे बच्चों को खाऊंगा और कल के लिए इस अपाहिज सारस को रख लूंगा। ऐसा कहकर लकड़बग्घा उनकी तरफ बढ़ने लगा। बच्चों के करीब पहुंचने से पहले ही सारस आगे बढ़ा। लकड़बग्घा, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, तो ये लूला लंगड़ा सारस मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। अभी देख मैं क्या कर सकता हूँ। लकड़बग्घा उस पर झपटा, लेकिन सारस तेजी से हट गया और लकड़बग्घा एक पत्थर से जा टकराया। वो खुद को संभालता इससे पहले ही सारस ने उसकी कमर पर अपनी चोंच से हमला किया। ओए माँ! सारस की पैनी चोंच के हमले से लकड़बग्घा की कमर खूनम खून हो गई। लंगड़े लूले सारस, तुमको देख लूंगा। अगली बार पूरी फौज को लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए वो नजरों से ओझल हो गया और सभी बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो गए। कुछ देर के बाद जब सारसों का झुंड वापस आया तो बच्चों ने उनको सारस की बहादुरी का किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वो सभी खुश हुए। उसके बाद उन्होंने सारस को खाना खिलाया जैसा वो रोजाना करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। तालाब के पास पहुंचने पर उसकी नजर अपाहिज सारस पर पड़ी, जो अभी बच्चों की रखवाली कर रहा था। मिल गया। उसने एक गोली चलाई तो गोली जाकर सारस के खराब वाले पंख पर लगी और उसको दर्द होने लगा। शिकारी उसके पास आया और सारसों के बच्चे वहां से भाग निकले। आखिर एक सारस हाथ आ ही गया। उसने सारस पर जाल डाल दिया और उसको खींचते हुए अपने टेंट में ले गया। इसकी चोंच बहुत पैनी है। उसने अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए। उसके बाद उसने सारस को जाल से निकाला और एक पिंजरे में कैद कर दिया। अरे ये क्या? ये तो पंख से अपाहिज हो गया। शिकारी को लगा कि सारस उसकी गोली से अपाहिज हुआ है, इसलिए उसको अफसोस होने लगा। अब तो मुझे इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने पिंजरे में हाथ डालकर सारस के पंख पर दवाई लगाई और एक इंजेक्शन दिया। दुष्ट इंसान पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। चलो अब इसको खाना दे देता हूँ। उसने सारस के सामने खाना रखा, लेकिन सारस ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। अरे क्या हुआ? खाते क्यों नहीं? शायद मुझसे खाने को कह रहा है, लेकिन मैं इसका दिया एक दाना नहीं खाऊंगा। नहीं सारस की भाषा शिकारी समझ सकता था, न ही शिकारी की भाषा सारस को समझ आ रही थी। पता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने तो खाना दे दिया, अभी अपने आप खा लेगा। ऐसा कहकर वो चारपाई पर लेटकर आराम करने लगा। शाम को जब सारसों का झुंड वापस जंगल पहुंचा तो उनको सारस को गायब देख हैरानी हुई। मम्मी, सारस चाचा को शिकारी पकड़ कर ले गया है। यह कैसे हुआ? उन्होंने खुद को बचाया क्यों नहीं? वो खुद को बचाती, लेकिन उससे पहले उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया, फिर उनको जाल में फंसाकर घसीट कर ले गया। यह सुनकर सभी सारसों को बहुत दुख हुआ। इस तरफ शाम होने पर शिकारी की नींद खुल गई। उसने देखा कि सारस ने अभी भी कुछ नहीं खाया और चुपचाप बैठा है। अरे यार खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। हाँ सर बोलिए। क्या सर बोलिए? तुमको कोई सारस मिला? मुझे मेरे चिड़ियाघर के लिए एक सारस बहुत जल्द चाहिए। और ठीक है सर, मैं ले आऊंगा, मुझे कुछ दिन का वक्त तो दीजिए। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। यार तू बस जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुझे इस क्लाइंट को बेचकर माला माल हो जाऊंगा। कहकर वो सारस के पास बैठ गया
और उसके खाना खाने का इंतजार करने लगा। लेकिन सारस ने खाने को छुआ तक नहीं। अब रात ज्यादा होने लगी थी तो शिकारी को नींद आने लगी। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथ 2 और लकड़बग्घों को हमले के लिए तैयार कर रहा था। शिकारी ने सारस को फिर से इंजेक्शन दिया और उसके पंख पर दवाई लगाई। अब सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने खाने की थाली उसके पास सरका दी और फिर आराम से सो गया। सुबह उठकर जब उसने खाने की थाली भरी देखी तो गुस्से में चिल्ला उठा। तू कुछ खाता क्यों नहीं? आखिर कब तक भूखा रहेगा? मर जाएगा तू। सारस उन बच्चों को याद करके रोने लगा। ये देखकर शिकारी हैरान रह गया। मैं तेरी भाषा समझ तो नहीं सकता, लेकिन तेरी भावनाओं को समझ चुका हूँ। तू जरूर अपने साथियों को याद करके रो रहा है, इसलिए तू खाना नहीं खाता ना, क्योंकि उनके बगैर तू जिंदा नहीं रहना चाहता। अब शिकारी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर सारस खुश हुआ और पिंजरे से आजाद होकर टेंट से बाहर निकला। अब उसने गौर किया कि उसका पंख ठीक हो चुका है तो वो खुशी से उछल पड़ा। यप्पी! इसका मतलब वो शिकारी जिसको मैं दुष्ट समझ रहा था, वो सुई के जरिए मेरा इलाज कर रहा था। वो पंख फड़फड़ाकर फिजा में उड़ गया। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथियों के साथ सारसों के झुंड पर हमले के लिए बढ़ रहा था। बच्चों, तुम सब मेरे पीछे रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सारसों ने अपने बच्चों को कवर किया और उनके आगे आकर खड़े हो गए। उन्हें पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिले। आज तुम सब मारे जाओगे। अचानक सारस उनके सामने आ गया। उल्टे पैर वापस चले जाओ। इस बार हम 3 हैं, पूरे 3। अभी तीनों को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर सारस फिजा में उड़ा और उनके सरों पर चोंच मार मार कर उनको घायल कर दिया। इसने तो मुझे पागल कर दिया। तीनों लकड़बग्घे वहां से भाग निकले। तुमको वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तुम ठीक कैसे हुए? जहाँ तक मुझे समझ आया, उस शिकारी ने ही मेरा इलाज किया है, और जब उसने देखा कि मेरी आंखों में आंसू हैं, तो वो खुद भी रो पड़ा और मुझको आजाद कर दिया। इसका मतलब सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। उस दिन से फिर से सारस बच्चों की रखवाली करने लगा और अब उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी।